नाजरीन, इंडिया चांद पर पहुंच गया और हम अब भी इस बात पर सोच रहे हैं इलेक्शंस 90 दिन में होने चाहिए या 190 दिनों में। इंडिया ने चांद पर कदम जमा लिए, लेकिन हमें लोगों को जेलों में डालने और उन पर मजीद केसेस से ही फुर्सत नहीं। इंडिया चांद पर तहकीक कर रहा है, जबकि हमारे यहाँ सदर ममलकत को बताए बगैर उनके दस्तखत करके बिल्स पास कर दिए जाते हैं। इंडिया चांद पर कमंद डाल रहा है, जबकि हम यहाँ अपनी महंगाई को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हमारे साथ आजाद होने वाले इंडिया ने ये बड़ी कामयाबी कैसे हासिल की? चंद्रयान चांद पर कैसे पहुंचा? चांद पर जाने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल किया जाता है? नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको चांद पर जाने का मुकम्मल तरीका बताएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि इंडिया ने ऐसा कौन सा तरीका अपनाया कि पूरी दुनिया में पहली बार चांद के उस हिस्से पर कदम रख लिया। आखिरी 15 मिनट्स क्या होता रहा? इस वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाब दिए गए हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारे इस मुनफरिद चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पेज पर खोजी टीवी नामी पेज को फॉलो कर ले। नाजरीन, 40 दिनों के तवील सफर के बाद चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर पहुंच गया। ये लैंडिंग का अमल बहुत नाजुक और पेचीदा था, लेकिन इंडिया ने बिलाखिर दुनिया को दिखा दिया कि जो पूरी दुनिया ना कर सके वो इंडिया करके दिखा रहा है। इस मिशन में सबसे अहम आखिरी 15 मिनट थे। ये 15 मिनट चंद्रयान 2 की लैंडिंग में भी अहम साबित हुए थे। उस वक्त के सरबराह ने मिशन की नाकामी को आखिरी 15 मिनट की दहशत करार दिया था। 2019 में चंद्रयान 2 के लॉन्च में लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर के फासले तक पहुंच गया था। उस वक्त तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद लैंडर मॉड्यूल मामूली तकनीकी खराबी की वजह से क्रैश हो गया। इसरो के मौजूदा चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा है कि चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल के साथ इस तरह के हादसे को रोकने के लिए तमाम इंतजामात किए गए हैं। अगर हिसाब में मामूली सी भी गलती हो जाए तो भी साइंसदानों ने चंद्रयान 3 लैंडर को सतह पर उतारने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं। दोस्तों, जमीन पर किसी हवाई जहाज या चीज के उतरने का मंजर याद रखें। तैयारा ऊंचाई से आहिस्ता आहिस्ता आगे और नीचे की तरफ जाता है और रनवे पर उतरता है। स्काई डाइवर जो हवाई जहाज से छलांग लगाते हैं, पैराशूट की मदद से बाहिफाजत जमीन पर उतर आते हैं। ये दोनों अमल जमीन पर तो मुमकिन है, लेकिन चांद पर मुमकिन नहीं। क्योंकि चांद पर कोई हवा नहीं है, इसलिए लैंडर को हवा में उड़ाकर नहीं बल्कि सिर्फ पैराशूट की मदद से लैंड कराना मुमकिन होता है। इसके लिए चंद्रयान 3 के लैंडर में रॉकेट नस्ब किए गए थे। इनको इग्नाइट करने के बाद लैंडर की रफ्तार को कंट्रोल करके साइंसदान सुस्त रफ्तारी के साथ सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करते हैं। लाखों मील दूर मंगलयान को भी जमीन पर मौजूद वसी खलाई नेटवर्क से मुंसलिक साइंसदानों के हाथों कंट्रोल किया जाता है। चंद्रयान 3 के लॉन्च से लेकर चांद की सतह पर उतरने तक इसरो के साइंसदान बूस्टर जलाकर उसकी सिमत और रफ्तार को कंट्रोल कर रहे हैं। ताहम लैंडिंग के दौरान उसे इस तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसलिए इसमें खुद ब खुद उतरने का प्रोग्राम नस्ब है। चंद्रयान 2 में भी ऐसा ही इंतजाम किया गया था। चंद्रयान 3 का लैंडर चांद के गिर्द एक लंबे गोल मदार में चक्कर लगाता रहा। चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर से गुजरने के बाद ये चांद की कशिश सकल में जाने के लिए अपने बूस्टर को भड़काता है। इसके बाद ये तेजी से चांद की सतह की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। जब ये गिरने लगता है तो इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा होती है। जमीन से चांद तक रेडियो सिग्नल भेजने में तकरीबन 1.3 सेकंड लगते हैं। इसी सिग्नल को दोबारा जमीन तक पहुंचने में 1.3 सेकंड लगते हैं। इसी तरह चंद्रयान लैंडर जमीन को एक सिग्नल भेजता है और उसके जवाब में दूसरा सिग्नल उस तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का वक्त लगता है। इसका मतलब है इस अमल को मुकम्मल होने में तकरीबन 2.5 सेकंड लगते हैं, यानी कई 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चांद पर गिरने वाले लैंडर को कंट्रोल करने में 2.5 सेकंड लगते हैं। इस इजाफी वक्त की वजह से लैंडर को ऐसा बनाया जाता है कि लैंडर अपने फैसले खुद करता है। ऐसी कोशिशों में सब कुछ तकनीकी तौर पर दुरुस्त होना चाहिए, वरना थोड़ा सा फर्क भी मसाइल का बायस बन सकता है। चंद्रयान 3 पहले अपने बूस्टर को फायर करके 100 किलोमीटर की बुलंदी पर चक्कर लगाता है ताकि ये चांद की सतह की तरफ गिर सके। वहाँ से ये तेजी से चांद की सतह पर गिरना शुरू कर देता है। इसी तरह लैंडर मॉड्यूल को लैंडिंग के वक्त चांद की सतह से 90 डिग्री के जाविये पर होना चाहिए। चंद्रयान 3 की 4 टांगे चांद की सतह को उमूदी तौर पर नहीं छू सकती, चाहे वो किनारे की तरफ कितना ही झुक जाए। इसके बाद चंद्रयान के उल्टे या गिरने का खतरा होता है। अगर ऐसा होता है तो रोवर उससे बाहर नहीं निकल सकता। दोस्तों, जब इन तमाम SOPs को मुकम्मल किया गया तो चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की गई और उसके बाद लैंडर मॉड्यूल जमीन को सिग्नल भेजे गए। थोड़ी देर बाद उसमें नस्ब रैंप को खोल दिया गया। उसके जरिए रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर उतरा और वहां से तस्वीर लेकर बेंगलुरु के करीब इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क को भेजने लगा। नाजरीन, ये सॉफ्ट लैंडिंग का अमल उस वक्त शुरू हुआ
जब ये 100 किलोमीटर से 30 किलोमीटर की बुलंदी पर पहुंचा। उस वक्त तक लैंडर के पांव चांद की सतह की उफकी पोजीशन में थे। उसके बाद रफ्तार को मजीद कम करने के लिए लैंडर में नस्ब रॉकेट फायर किए गए। जब लैंडर 30 किलोमीटर की बुलंदी पर पहुंचा तो उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा थी। इस रफ्तार को कंट्रोल करते हुए ये चांद की सतह से 7.4 किलोमीटर की बुलंदी तक पहुंच गया। उसे 100 किलोमीटर की बुलंदी से यहाँ तक पहुंचने में 10 मिनट लगे। यही चांद पर चंद्रयान का पहला कदम था। उसके बाद ऐलान किया गया कि इंडिया की जानिब से रवाना किया जाने वाला चंद्रयान 3 खलाई जहाज कामयाबी से चांद की सतह पर उतर गया है। चंद्रयान 3 ने बुध की शाम तकरीबन 6 बजे चांद के जनूबी हिस्से पर लैंडिंग की। इसके नतीजे में इंडिया चांद के उस हिस्से पर खलाई जहाज उतारने वाला पहला और अमेरिका, साबिक सोवियत यूनियन और चीन के बाद सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क बन गया है। इंडिया की खलाई एजेंसी इसरो ने कामयाब लैंडिंग के बाद अपने हेडक्वार्टर के ऑपरेशन सेंटर की तस्वीर भी शेयर की, जहां साइंसदान और टेक्निकल स्टाफ कामयाब लैंडिंग पर खुशी का इजहार करते नजर आए। ये कामयाबी हासिल होने के फौरन बाद इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि ये एक पुरमसरत मौका है और ये सिर्फ इंडिया की कामयाबी नहीं बल्कि सब की कामयाबी है। उन्होंने कहा, हमारा नजरिया है कि एक दुनिया एक कौम। हमारा चांद का मिशन खलाई साइंसी तहकीक की जानिब एक मुस्बत कदम है। इंडिया मुस्तकबिल में अपनी खलाई तहकीक को चांद से आगे लेकर जाएगा और जल्द असरो सूरज पर तहकीक के लिए अपना मिशन भेजेगा। नरेंद्र मोदी का कहना था कि आज इंडिया के हर घर में जश्न का समा है। मैं भी इस जश्न में अपनी कौम के साथ हूँ। मैं चंद्रयान की पूरी टीम को और इस मिशन में किसी भी तरह मदद करने वालों को मुबारकबाद देता हूँ। मैं 140 करोड़ लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। आज आप सब की मेहनत से हम उस मुकाम पर पहुँचे हैं जहां आज तक दुनिया का कोई मुल्क नहीं पहुंचा। ये मिशन दीगर ममालिक की खलाई मिशंस की भी मदद करेगा। ये दिन हमें एक रोशन मुस्तकबिल की जानिब लेकर जाने वाला है। नाज़रीन, सोचने की बात है कि इंडिया क्यों चांद पर जाने की कोशिश कर रहा था और अब इंडिया को क्या फायदा होगा। दोस्तों, चंद्रयान मिशन इंडिया और उसकी खलाई तहकीक की एजेंसी इसरो के लिए एक बड़ी फतह की नुमाइंदगी करता है। इंडिया का खलाई प्रोग्राम काफी हद तक मुवासलात और जमीन का मुशाहिदा करने वाले मसनूई सियारों के जरिए अपने तरक्याती एजेंडे को आगे बढ़ाने पर मरकूज है, लेकिन इसमें खलाई तहकीक की कोशिशें भी नुमायां हैं। ये मिशन इंडिया को चीन के मुकाबले में ला खड़ा करता है। अगरचे इंडियन खलाई प्रोग्राम चीन के मुकाबले में बहुत छोटा है, लेकिन इंडिया की कोशिश है कि वो इस दौड़ में जरूर शामिल रहे। खला अजीम ताकतों के दरमियान मुकाबले का एक और मैदान बन गया है और इंडिया उभरती हुई नई आलमी खलाई दौड़ में तेजी से मगरबी ताकतों के साथ शिराकत कर रहा है। इस मिशन की कामयाबी से इंडिया के दूसरे खलाई अज़ाइम को तकवीयत मिलेगी, जिसमें 2024 में इंसानी खलाई मिशन का आगाज भी शामिल है। ये मिशन इस लिहाज से भी अहम है कि इस तरह के मिशन कई ऐसे ममालिक को एक साथ जोड़ते हैं जो मुश्तरका साइंसी मकासद के हसूल के लिए तावन करते हैं। दोस्तों, इंडिया के मारूफ अखबार द हिंदू में केरिया यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले मुहक्किकीन एस शिव कुमार और विकास पांडे लिखते हैं, चंद्रयान की कामयाबी चांद के कुतुब जनूबी में मुस्तकबिल के मिशंस में बैनुल अक़वामी ताआवन की गुंजाइश पैदा करती है। वो कहते हैं कि तरक्की पजीर ममालिक को अपने शहरियों के मेयारे जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस तरह के तस्वुरात की जरूरत है, जैसा कि अगर चंद काम गंवाए जाएं तो मौसम की पेशीन गोई, समंदरी वसाइल की तशखीस, जंगलात के अहाते का तखमीना लगाना, मुवासलात, दिफा के लिए खलाई टेक्नोलॉजीज भी जरूरी हो गए हैं। नाजरीन, इंडिया चांद पर इंसानी बस्ती आबाद करेगा और अपना दिफाई निजाम बेहतर से बेहतर बनाएगा, जबकि हम आज भी लोगों को जेलों में डालने में मसरूफ हैं और आने वाले वक्त में भी इसी सियासी रस्साकशी में मसरूफ रहेंगे। जब तक हमारी तरजीहात तब्दील नहीं होती तब तक हम इस तरह की कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। कामयाबियां तो दूर की बात है, हम इस तरह की कामयाबी का सोच भी नहीं सकते। अगली हुकूमत जिसकी भी बने, हम सबको मुश्तरका तौर पर सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को सियासी झगड़ों से कैसे निकाला जाए और अपने मुल्क को साइंसी और टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो आने तक अपना ख्याल रखिएगा। इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।